आप सबका स्वागत है हमारे चैनल शहीदों की अमर गाथा में। जैसे कि पिछले भाग में देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना बंद कर दिया था और चीन के साथ शुरू किया था। पर साल 1707 में बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। कंपनी ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों को सेना में भर्ती किया। साल 1756 में नवाब सिराजुद्दौला भारत के सबसे धनी राज्य बंगाल के शासक बने। मुगल शासन के राजस्व का 50% इसी राज्य से आता था। बंगाल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कपड़ा और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। इस क्षेत्र के लोग रेशम, सूती वस्त्र, इस्पात, पोटेशियम नाइट्रेट और कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात करके अच्छी कमाई करते थे। कंपनी ने कलकत्ता में अपने कहिलों का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। नवाब ने कंपनी को संदेश भेजा कि वह अपने क्षेत्र का विस्तार न करे। आदेश की अवहेलना के बाद नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया और ब्रिटिश कहिलों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद कर दिया गया। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया, जिसके मन में शासक बनने की इच्छा थी। 23 जून 1757 को प्लासी में कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। तोपों की अधिकता और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेज विजयी हुए और मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बैठा दिया गया। अंग्रेज अब मीर जाफर से मालगुजारी वसूलने लगे। इस प्रकार भारत में लूटपाट का युग आरंभ हुआ। जब खजाना खाली हो गया तो मीर जाफर ने कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए डच सेना की मदद ली। 1759 में और फिर 1764 में विजय के बाद कंपनी ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। नए नए करों का बोझ लादा और बंगाल का सामान सस्ते दामों में खरीदकर दूसरे देशों में महंगे दामों में बेचने लगे, जिसके बाद भारत के लोगों का बुरा दौर शुरू हुआ। जानिए अगले भाग में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे और राज्यों पर कब्जा किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।